हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट यानी ऊष्मा को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। यानी आपको चालक, ठीक है, चालक और ऊष्मारोधी, चालक और ऊष्मारोधी के उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, ऊष्मारोधी के आपको क्या लिखने हैं, उदाहरण बताने हैं कि इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें चालक की, तो चालक क्या होते हैं। चालक वह पदार्थ है जो खुद से हीट को यानी ऊष्मा को स्थानांतरित होने देते। यानी बेसिकली चालक क्या है, चालक वह पदार्थ है या वो मटेरियल्स हैं जिनसे ऊष्मा यानी हीट आसानी से पास हो जाती। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, तो ये क्या है, ये ऐसे पदार्थ है जिनसे हीट यानी ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है या जिससे हीट पास हो जाती है। अब अगर हम ऊष्मारोधी की बात करें, तो ऊष्मारोधी वो पदार्थ हैं जिनसे ऊष्मा जो है पास नहीं हो पाती या जिसमें जो है ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाती, जैसे आपका प्लास्टिक, वुड। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, चालक की, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो आपके ऐसे पदार्थ से बनते हैं जिनसे ऊष्मा पास हो जाती है, क्योंकि क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। वहीं अगर हम बर्तनों के हैंडल की बात करें, तो आपने देखा होगा जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है या आपकी जो कढ़ाई होती है या आपका जो फ्राई पैन होता है, उसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, ऊष्मारोधी है, वो अपने से ऊष्मा को यानी हीट को पास होने नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कंडक्टर और इंसुलेटर यानी ऊष्मा के चालक और ऊष्मारोधी के उदाहरण बताइए। तो ऊष्मा के चालक हैं एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन यानी लोहा हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडक्टर के एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्टील हो गया आपका, कॉपर यानी तांबा हो गया। ठीक है, अब इंसुलेटर की बात करें, ऊष्मारोधी की बात करें, तो ऊष्मारोधी के उदाहरण है प्लास्टिक, वुड यानी लकड़ी, ठीक है, कपड़ा, ये सब क्या है, इंसुलेटर का उदाहरण यानी ऊष्मारोधी के उदाहरण। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए जाएंगे। ठीक है, कथन दिए जाएंगे और बीच में क्या होगा, ब्लैंक होगा, आपको उस ब्लैंक को भरना। अब आपका पहला प्रश्न है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। यानी वस्तु की जो गर्माहट है यानी वो कितना गर्म है वो आप किससे पहचान सकते हैं। ठीक है, आपसे ये कहा गया है कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो गर्म है, तो उस वो कितना गर्म है आप किस तरीके से पहचान सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। या हम बात करें, मान लीजिए आपको बुखार हो,
तो बुखार में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना बुखार है? आप क्या करेंगे, आप जो है थर्मामीटर का यूज करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को यानी तापमान को माप। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी वस्तु की हॉटनेस यानी वो कितना गर्म है, ये किससे डिटरमाइन किया जा सकता है, किससे हम पहचान सकते हैं? तो बेसिकली किसी भी वस्तु की हॉटनेस को, कि उसमें कितनी ऊष्मा है, वो कितना गर्म है, ये हम किससे जान सकते हैं? उसके टेम्परेचर से यानी उसके तापमान। ठीक है, किससे पहचान सकते हैं? उसके तापमान से हम इसको पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि वो कितना गर्म। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर, यानी उबलते हुए पानी, जो उबलता हुआ पानी होता है, उसके तापमान को हम किस थर्मामीटर के माध्यम से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका बॉइलिंग वाटर है, उबला हुआ पानी या उबलता हुआ जो पानी है, उसका जो टेम्परेचर है यानी तापमान है, उसे हम किस थर्मामीटर यानी तापमापी से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका पानी है वो क्या कर रहा है, उबल रहा है। अब पानी उबल रहा है, उसका आपको तापमान मापना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब थर्मामीटर की बात करें यानी तापमापी की बात करें, तो हमारे पास दो प्रकार के तापमापी यानी थर्मामीटर हैं। पहला है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, पहला है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी। यानी क्लिनिकल यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, ये डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर, और दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर या तापमान। ठीक है, तो आपके पास दो प्रकार के थर्मामीटर यानी तापमापी होते हैं। एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी या प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग होता है वो मानव शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्रयोगशाला तापमापी की बात करें, तो इसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे बॉइलिंग वाटर की बात की जाती है, तो बॉइलिंग वाटर जो है यानी उबलते हुए पानी का टेम्परेचर बेहद ज्यादा होता है, और आपको पता है कि पानी उबलता किस टेम्परेचर में है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या करता है, उबलता है। अब अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो यूज है वो ह्यूमन बॉडी के लिए, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी जो है 100 डिग्री के पास तो होता नहीं है, वो काफी कम होता है उससे। ठीक है, आपका 35 टू जो आपका 45 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच में आपका टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे, और अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम जो टेम्परेचर जो यूज होता है वो आपका -10 डिग्री से आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, जिसे हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं यानी प्रयोगशाला तापमापी से माप सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उबलते हुए पानी का तापमान हम किस थर्मामीटर से माप नहीं सकते, तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं माप सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्लिनिकल यानी डॉक्टरी थर्मामीटर।
ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, तो आपका अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश, यानी तापमान को किस जो है मात्रक में मापा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री दिया है, आपको बताना है कि टेम्परेचर को हम किस यूनिट में या किस मात्रक में मापते हैं। बेसिकली अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर का उपयोग करके हम शरीर का, बॉडी का या किसी भी वस्तु का तापमान मापते हैं। और आपने क्या देखा है कि जो हमारे तापमापी होते हैं उनमें हम मोस्टली या ज्यादातर हम डिग्री सेल्सियस का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, यानी तापमान को, ठीक है, टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान को मापा जाता है, ठीक है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो आपका आंसर होगा सेल्सियस, ठीक है, तो सेल्सियस आपका आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी अगर हम ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करें, किसकी बात करें, ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा के स्थानांतरण, ठीक है, तो अगर हम ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करें तो ऊष्मा के स्थानांतरण में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है या पराक्रम है, ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपसे ये कहा गया है कि ऐसा कौन सी प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। अगर हम ऊष्मा के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, 3 तरीके से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहली है आपकी कंडक्शन यानी चालन, दूसरी है आपकी कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन यानी संवहन, तीसरी है आपकी रेडिएशन यानी विकिरण, ठीक है। तो आपके पास 3 प्रकार से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला है कंडक्शन यानी चालन, दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन, तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण। अब अगर हम चालन की बात करें, कंडक्शन की बात करें तो ये आपको किसमें दिखाई देता है, सॉलिड्स में यानी ठोसों में, ठीक है, ठोसों में जैसे लोहा हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने उदाहरण देखा था कि अगर आप लोहे की रॉड का एक सिरा आग के पास रखें तो कुछ टाइम बाद आप ये देख पाते हैं कि उसका जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो, ठीक है, वह सिरा जो आग के पास नहीं है वो भी गर्म हो गया। तो यहाँ पे जो रॉड गर्म हो रही है, लोहे की रॉड गर्म हो रही है, वो कंडक्शन यानी चालन के माध्यम से हो रही। दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन। ये हमने जो है ये प्रोसेस लिक्विड और गैसेस में देखी, इसमें देखी है लिक्विड और गैस में, ठीक है, यानी जो आपके तरल होते हैं और गैसों में देखी है ये, ठीक है, तरल में देखी है, गैसों में देखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो गैस या लिक्विड
जो है लौ के पास होता है यानी आग के पास होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाता है और फिर क्या होता है, जो ठंडी गैस या लिक्विड होता है, तरल होता है जैसे पानी हो, वो फिर जो गर्म पानी या जो आपकी गैस थी उसकी जगह लेने के लिए भागता है। और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और पूरा का पूरा आपका लिक्विड या गैस, तरल या जो गैस है वो गर्म हो जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका रेडिएशन, विकिरण। अब विकिरण में हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि जो पृथ्वी है उस वहां तक, पृथ्वी तक जो है सूर्य की ऊष्मा रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया से ही पहुंचती है। अब आप ये जानते हैं कि जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेडिएशन प्रोसेस होती है यानी विकिरण प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी प्रकार के मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऊष्मा का स्थानांतरण है, स्थानांतरण की प्रक्रिया है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है आपका रेडिएशन यानी विकिरण। ठीक है, रेडिएशन यानी जिसे आप क्या कहते हैं, विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण बगैर मीडियम यानी माध्यम के होता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगली स्टेटमेंट की ओर। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। यानी एक ठंडी स्टील की चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोया गया है। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। यानी ये क्या करता है, ये ऊष्मा को चम्मच के दूसरे सिरे तक पहुंचाता है। और यहाँ पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण है यानी जो हीट का ट्रांसफर है वो किस प्रक्रिया से होता है, किस मेथड से होता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास कोई कप है, मान लीजिए ये कोई कप है आपका। अब आपने क्या किया, एक स्पून लिया, इस तरीके से चम्मच लिया, इस चम्मच को यहाँ इस दूध में डुबो दिया। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि ये चम्मच का जो ये वाला सिरा है ये भी गर्म हो जाता है। और अगर हम इस सिरे की बात करें यानी जो चम्मच का हैंडल है उसकी अगर हम बात करें तो ये गर्म दूध के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये गर्म दूध के संपर्क में नहीं है। गर्म दूध के संपर्क में कौन है, चम्मच के आगे का हिस्सा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हो रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चम्मच की अगर हम बात करें तो चम्मच क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है यानी ठोस है। और यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से हो रहा है, चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। और हमने क्या पढ़ा है कि इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, जिसमें किसी सॉलिड में, किसी ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है स्थानांतरित होती है, तो ये किस प्रोसेस से होता है, ये आपका जो है कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया से होता है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया से होगा। किससे होगा, चालन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कंडक्शन। ठीक है, तो यही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है आपकी जो लंबी लंबी लोहे की रॉड है उसका जो है एक सिरा अगर आप लोहे जो है आग के पास रखें, ठीक है, और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ते हैं तो उसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म हो जाता है। या अगर हम बात करें बर्तनों की, आप बर्तन में खाना बनाते हैं तो बर्तन के जो हैंडल हैं जो कि आग की लौ के पास नहीं है वो गर्म भी इसी प्रक्रिया से होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो चालन यानी
कंडक्शन हो। अब आपका अगला प्रश्न है, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। यानी आपको ये बताना है कि किस रंग के कपड़े हल्के रंग के कपड़ों से ज्यादा अच्छा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि हल्के रंग के कपड़ों की अपेक्षा किस कपड़ों की को आप प्रेफर करेंगे, किस रंग के कपड़ों को आप प्रेफर करेंगे ताकि ऊष्मा का अवशोषण अच्छा। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण यानी एब्जॉर्ब कर। तो बेसिकली जब हम कलर्स की बात करते हैं तो आपने क्या देखा है कि जब हम रंगों की बात करते हैं तो हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है, हल्के रंग के कपड़े। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या करते हैं, हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो है आपके चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्म होता है, हीट होती है और आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखना होता है। तो आपके जो कपड़े ऐसे होने चाहिए ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करे, उसको रिफ्लेक्ट कर ले। तो इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गर्मियों में जो है डार्क रंग के, जैसे काला या डार्क नीला हो गया, गहरा नीला हो गया, ऐसे रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल महसूस नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, ठीक। इसलिए हम हल्के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हल्के कपड़ों में हमें कंफर्ट महसूस होता है। अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डार्क क्या करते हैं, डार्क कपड़े या डार्क रंग जो होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और सर्दियों में हमें अपने शरीर को गर्म रखना होता है। तो क्या होता है, अगर हम डार्क रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है और हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। वहीं अगर हम सर्दियों में हल्के रंग के कपड़े पहने तो उससे क्या होता है, उससे जो है हमें ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हल्के रंग के कपड़ों की अपेक्षा किस रंग के कपड़े ऊष्मा का अच्छा अवशोषण करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डार्क यानी गहरे रंग के कपड़े, ठीक है, गहरे रंग के कपड़े। तो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण अच्छा करते हैं हल्के रंग के कपड़ों के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। आपको यहाँ पे सही जो आपको विकल्प दिया है उस पे आपको स्टेटमेंट को मिलाना है। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है और दूसरी साइड आपको वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, आपको इनको मिलाना है। पहला है आपका लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, ठीक है। तो लैंड ब्रीज किस समय होती है, किस समय आपको जो है लैंड ब्रीज आपको, या जिसे आप थल समीर कहते हैं, थल समीर किस समय होती है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है। या थल समीर किस समय बहती है या जो है बहती ही है। फिर है आपका समुद्री समीर यानी सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, यानी जो समुद्री समीर है वो किस समय बहती है, ये आपसे पूछा गया है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, यानी गहरे रंग के कपड़ों को किस समय प्रेफर किया जाता है, यानी किस समय पहनना पसंद किया जाता है। और चौथा है हल्के रंग के कपड़ों को तो जो आपके हल्के रंग के कपड़े हैं उनको किस समय पहनना प्रेफर किया जाता है। पहला है आपका
लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, यानी थल समीर किस समय होता है या किस समय आपको ये होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर हम थल समीर की बात करें तो बेसिकली थल समीर आपका रात के समय यानी नाइट के टाइम पे होता है। रात के समय क्या होता है, जो आपका स्थल होता है या जो धरती होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र के कंपैरिजन में, जिस कारण क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर का जो हवा होती है वो गर्म होती है और वो ऊपर उठ जाती है, और जो लैंड में यानी थल में के ऊपर जो हवा होती है या वायु होती है वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए चली जाती है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, समुद्र के ऊपर है। अब क्या होता है, जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ से जा रही हैं, वो थल से समुद्र की तरफ जाती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है, थल से समुद्र की तरफ, क्योंकि थल क्या हो रहा है, जल्दी ठंडा हो गया है और समुद्र को समय लग रहा है ठंडे होने। तो समुद्र का पानी कैसा है, गर्म है, या समुद्र के ऊपर का जो हवा है वो गर्म है। ठीक है, तो वो हल्की है तो उठ गई, और थल की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर चली जाती है। तो इस तरीके से जो है चेन चलती रहती है। फिर गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद वो थल की तरफ जाती है, वहां ठंडी होती है, फिर ठंडी होके समुद्र के ऊपर आती है गर्म हवा की जगह लेने। तो इस तरीके से हवा कहाँ से कहाँ जा रही है, थल से समुद्र की ओर। कैसी हवा, ठंडी हवा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। और ये किस समय होता है, रात के समय होता है। ठीक है, तो थल समीर आपका रात के समय होता है। अब अगर हम समुद्री समीर की बात करें यानी सी ब्रीज, तो सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। अब सी ब्रीज यानी समुद्री समीर जो होता है ये दिन के समय होता है। अब दिन के टाइम क्या होता है, थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो समुद्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। अब यहाँ पे जो थल के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होती है, इसलिए वो उठ जाती है, और जो समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो थल की गर्म हवा की जगह लेने के लिए जो है बहती है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो दूसरी प्रोसेस है या दूसरी जो प्रक्रिया है, इसमें वायु जो है वो समुद्र से यानी ठंडी हवा जो है वो समुद्र से थल की ओर जा रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी है, थल के ऊपर की गर्म है। गर्म हवा ऊपर उठी, उसकी जगह किसने ली, आपकी जो समुद्र के ऊपर हवा उसने। फिर इस तरीके से क्या हुआ, फिर जो गर्म हवा है वो ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद वो थल की तरफ गई, फिर वो ठंडी हुई, फिर वो समुद्र के ऊपर गर्म हवा की जगह लेने के लिए चली गई। तो इस तरीके से साइकिल बनती है। और बेसिकली जो हवा है, हवा का बहाव कहाँ से कहाँ होता है, समुद्र से थल की ओर। ठीक है, समुद्र से थल की ओर। और ये किस समय होती है, ये जो प्रक्रिया है वो आपको दिन के समय यानी डे के टाइम पे जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड क्लोथ्स। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, यानी गहरे रंग के कपड़ों को किस समय पहनना प्रेफर करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़ों को हम विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं, यानी सर्दियों में पहनना प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करता है और सर्दियों में हमारे आसपास ठंड होती है और हमें अपने शरीर को गर्म रखना होता है, इसलिए हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, यानी हल्के रंग के कपड़े किस समय पहनना प्रेफर किया जाता है। तो हल्के रंग के कपड़ों को गर्मियों में यानी समर्स में पहनना प्रेफर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में हमारे आसपास गर्म होता है और हमें अपने शरीर को ठंडा रखना होता है। अगर हम हल्के रंग के कपड़ों की बात करें तो ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं यानी परावर्तित करते हैं। इसलिए हम जो है गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रहे। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसके आंसर कुछ इस तरीके से। ठीक है।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिस्कस व्हाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। यानी आपसे ये कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में अगर हम बहुत सारे कपड़ों के लेयर पहने, यानी काफी सारे कपड़े पहने, तो हमें गर्म महसूस होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई एक मोटा सा कपड़ा पहन ले उसके कंपैरिजन। अब जैसे कि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने एक क्वेश्चन देखा था, एक आपका एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था बेसिकली, कि जो आपका सर्दियां होती है, अगर सर्दियों में हम पतले पतली दो चादरें ओढ़े, ऊन की दो चादरें ओढ़े या ऊन की दो कम्बलें ओढ़े, तो उसमें हमें गर्म महसूस होता है। अगर हम इसकी तुलना करें एक सिंगल मोटे कंबल से, अगर हम एक सिंगल मोटा कंबल ओढ़ते हैं तो हमें उतना गर्म महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो पतली कंबलें ओढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है एयर की लेयर बन जाती है, यानी वायु की एक परत बन जाती है। अब वायु के बारे में हम क्या जानते हैं? वायु क्या है? एक प्रकार का ऊष्मारोधी। क्या है? ऊष्मारोधी है। ठीक है, वायु एक प्रकार का क्या है? ऊष्मारोधी है। तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, दो कंबले, दो पतली पतली कंबले हैं मान लीजिए हमारे पास, एक दो हमने मान लीजिए पहन ली। यहाँ पे हमारा क्या है? शरीर है, बॉडी है। तो एक जो वायु की लेयर है वो कहाँ पे बनी? हमारे यहाँ पे, यानी शरीर और कंबल के बीच में, पहली कंबल के बीच में। दूसरी लेयर कहाँ पे बनी? दोनों कंबलों के बीच में। यानी यहाँ पे आपके पास दो इंसुलेशन लेयर बने। ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है, जो आपकी बॉडी की ऊष्मा है, शरीर की जो ऊष्मा है, वो शरीर से बाहर आसानी से नहीं जा पाती। ठीक है, जिस कारण आपको गर्म महसूस होता है। अगर हम एक मोटी चादर पहन लेते हैं, मोटा कंबल पहन लेते हैं, तो ये जैसे कि हमारी बॉडी है, ये कंबल है आपकी, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी और कंबल के बीच में एक ही लेयर बनती। तो यहाँ पे दो लेयर है तो ज्यादा इंसुलेशन होगा, यहाँ पे एक ही लेयर है तो कम इंसुलेशन होगा। इसी कारण हमें दो पतली चादर अगर हम ओढ़ते हैं या दो पतली कंबलें अगर हम ओढ़ते हैं तो हमें ज्यादा गर्म महसूस होता है। अब यहाँ पे भी आपसे यही कहा गया है कि अगर हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है बजाय एक मोटे कपड़े पहनने के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम एक मोटा कपड़ा पहनेंगे तो हमारे शरीर और उस कपड़े के बीच में सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। ठीक है, एक ही वायु की परत बनेगी। ठीक है, जिस कारण क्या होगा? इंसुलेशन होगा। वहीं अगर हम बात करें ज्यादा कपड़ों की, तो ज्यादा कपड़ों के कारण जो है एक से ज्यादा लेयर बनेंगी, जिस कारण इंसुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा और हमें क्या होगा? ज्यादा कपड़े पहनने पर हमें गर्मी का अनुभव होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, more layer of clothing keeps us warm in winter as they have a lot of space between them। यानी अगर हम कपड़ों के ज्यादा लेयर पहनते हैं तो क्या होता है, कपड़ों की बहुत सारी लेयर है, इसलिए कपड़ों के बीच में स्पेस ज्यादा रहती है। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड विथ एयर। अब ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये वायु की परत से भर जाती है। ठीक है, यहाँ पे हवा भर जाती है, वायु भर जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर। अगर हम बात करें एयर की यानी वायु की, तो वायु क्या है? बैड कंडक्टर है, यानी कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। जिस कारण ये जो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना, आप इसे नोट करेंगे।
तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने साथ ही साथ इसे नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो आपका चैप्टर है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।